हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 6 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, एक वन शॉट वीडियो के अंदर ख़त्म करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसमें यूएन जो है आपका मेन है, यूनाइटेड नेशन। ठीक है, तो ये यूनाइटेड नेशन का स्टार्टिंग में ही आपको चैप्टर के लोगो दिया गया है। ठीक है, लोगो है ये यूएन का। इसमें क्या दिखाया गया है कि पूरे वर्ल्ड की जो है आपको पिक्चर दिखाई गई है। ठीक है, वर्ल्ड की पिक्चर दिखाने के बाद यहाँ पर आपको क्या दिखाया गया है, ऑलिव ब्रांचेस दिखाई गई हैं। ठीक है, कि पूरे वर्ल्ड के अंदर क्या है, शांति बना के रखनी है, पीस बना के रखनी है। देखो जो ऑलिव ब्रांचेज हैं वो किस चीज़ का सिंबल है, पीस का। ठीक है, कि ये शांति बना के रख रही है किस चीज़ में, वर्ल्ड में। और कौन ये काम कर रहा है, शांति बनाने का काम कौन कर रहा है, यूनाइटेड नेशन। ठीक है, तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आपको ये जो लोगो है समझ में आ गया होगा। देन देखो, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है चैप्टर का नेम है। वाई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो क्यों होनी चाहिए, क्या उसका इंपॉर्टेंस क्या है उसकी। तो कहते हैं कि वर्ल्ड वॉर हुई है 1914 से 1918, मतलब कि 4 साल रही है, 14 से लेकर 18 तक। देन उसके बाद क्या हुआ, डिस्ट्रक्शन, बहुत बड़े लेवल के ऊपर बहुत सारी चीज़ें जो हैं तबाह हुई हैं, ख़राब हुई हैं। तो उसके बाद क्या बनता है, LON का मतलब क्या है, यहाँ पे लीग ऑफ नेशन बनती है। कब बनती है, 1919 में। देखो 18 में जो है आपका वर्ल्ड वॉर खत्म हुई है और 1919 में क्या है, ये लीग ऑफ नेशन बनती है कि लड़ाई आगे ना हो। ठीक है, फिर क्या होता है कि जो सेकंड वर्ल्ड वॉर है उसको स्टॉप करने के लिए लीग ऑफ नेशन बनी थी। देन फिर क्या होता है कि इसका कोई भी मतलब कि मतलब मोल ही नहीं पड़ता है। जैसे कि 1939 से और 45 तक, मतलब 39 से लेकर 45 तक जो है सेकंड वर्ल्ड वॉर छिड़ जाती है, मतलब सेकंड वर्ल्ड वॉर लग चुकी है वर्ल्ड के अंदर। देन उसको भी ये रोकने में जो है सक्सेसफुल नहीं हुआ, अनसक्सेसफुल रहा है। ठीक है, लीग ऑफ नेशन। तो अब फिर इसका काम ही क्या है, जब ये लड़ाई रोक ही नहीं पा रहा है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो चुकी है, उसके बाद ये जो है बन गया है। देन इसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गई है। ठीक है, देन फिर क्या कहा गया कि ये सक्सेसफुल नहीं है, अब हम क्या करेंगे, कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे जो क्या करेगी, पीस, शांति रखेगी, और वॉर जो कि लड़ाई नहीं होने देगी। देन क्या होता है कि 2 डायलॉग्स आते हैं, डायलॉग्स। ठीक है, अब क्या डायलॉग्स हैं ये देख लो। पहला है, द यूनाइटेड नेशन वॉज नॉट क्रिएटेड टू टेक ह्यूमैनिटी टू हेवन बट टू सेव इट फ्रॉम हेल। कहते हैं कि जो यूनाइटेड नेशन है ना, इसका काम क्या है, कहते हैं ये ह्यूमन बींग को स्वर्ग तक ही नहीं लेके जाएगा। हेवन मीन्स स्वर्ग और हेल मीन्स नर्क, कि ये जो है स्वर्ग में नहीं लेकर जा रहा किसी भी ह्यूमन बींग को। ठीक है, बट ये नर्क में भी नहीं गिरने देगा। तो इसलिए जो यूएन है वो क्या है, ह्यूमन सेफ्टी के लिए ठीक है। एक तो ये डायलॉग आया। अब ये डायलॉग जो है दिया किसने, ये दिया आपको डैग। ठीक है, डैग हैमर्सहोल्ड। ठीक है, हैमर्सहोल्ड जो है इसको प्रोनाउंस किया जाएगा। ठीक है, जे साइलेंट है, हैमर्सहोल्ड। ठीक है, होल्ड। देन इसके बाद ये कौन था, ये बंदा, ठीक है, जिसका नेम आ रहा है, जिसने ये डायलॉग बोला है कि ये स्वर्ग में तो नहीं लेके जाएगा यूएन, बट नर्क में भी नहीं जाने देगा। तो ये जो है यूएन के सेकंड सेक्रेटरी जनरल थे जिन्होंने ये डायलॉग बोला है। देन एक डायलॉग और आता है, जोजो इज बेटर देन वॉर। इसका क्या मतलब है, जोजो का मतलब क्या है कि हमारा जबाड़ा, मतलब कि हम लोग जो है बात जो है करके जो है क्या कर सकते हैं, लड़ाई को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अपने मुंह से बातचीत करके हम लोग जो है किसी भी लड़ाई को होने से रोक सकते हैं। ठीक है, जो इज बेटर देन वॉर। बड़ा इंटरेस्टिंग सा ये जो डायलॉग है। देन इसको बोला किसने है, इसको बोला है विंस्टन चर्चिल ने। ठीक है, अब ये कौन थे, ये प्राइम मिनिस्टर थे कहाँ के, यूके के। ठीक है, देन देखो उसके बाद क्या होता है कि ये जो इज़ बेटर देन वॉर है, इस वर्ड को यूज़ किसने किया है, ये सेंटेंस जो है पूरा यूज़ किया था एक इंडियन ने। ठीक है, इंडियन कौन थे, वो शशि थरूर थे। ठीक है, शशि थरूर ने जो है जो इज़ बेटर देन वॉर को यूज़ किया है। ठीक है, देन उसके बाद क्या होता है कि ये जो अब एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाने की सोची जा रही है। ठीक है, तो उसमें क्या है, यूएन जो है चार्टर को 51 कंट्रीज़ साइन करती हैं। अब चार्टर क्या होता है, चार्टर एक तरह से डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, इसके ऊपर जो है 15 कंट्रीज़ अपना साइन करती हैं कि अपनी सेफ्टी के लिए एक ग्रुप बना के। ठीक है, तो अब इसको देखो, इसमें क्या बताया गया कि ये जो यूनाइटेड नेशन है ये फॉर्म्ड कब हुआ है, 24 अक्टूबर 1945। 24 अक्टूबर 1945 को ये बना है और इंडिया ने इसको 30 अक्टूबर 1945 आफ्टर 6 डेज़ के बाद इसको ज्वाइन कर लिया है। अब ये जो यूएन है, ठीक है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके 2 ऑब्जेक्टिव हैं। एक तो है इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट, एक कंट्री का दूसरी कंट्री से, हमने सबसे पहले ही क्या देखा इसके अंदर, ये देखा है ना कि वर्ल्ड के अंदर शांति बना के रखनी है। अगर एक कंट्री की किसी दूसरी कंट्री से क्या है, कोई भी कन्फ्लिक्ट है तो ये उसको क्या करेगा, सॉल्व करेगा। देन उसके बाद क्या है, टू फैसिलिटेट कॉपरेट एंड पीस, ये एक दूसरे से कॉपरेट करेंगे हर एक मुद्दे के ऊपर। ठीक है, चाहे कोई भी बीमारी आ जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल कोरोना आया है। ठीक है, तो एक दूसरे कंट्री ने क्या है, वैक्सीन बना के क्या है, हेल्प की एक दूसरे की। ठीक है, आइडियाज़ एक दूसरे से शेयर किए हैं। तो इस तरीके से कॉपरेशन और जो है पीस जो है लेकर आते हैं ये यूनाइटेड नेशन वाले सारी कंट्रीज़ के बीच में। ठीक है,
देन उसके बाद क्या है, मेन ऑर्गन्स ऑफ यूएन। ये जो यूनाइटेड नेशन है ना, इसके 6 मतलब कि आप कह सकते हो मेन ऑर्गन्स है, मतलब इसकी मतलब 6 शाखाएं हैं जो इसको स्ट्रॉन्ग बनाती हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट बनाती हैं, ठीक है। मतलब इसके पिलर हैं, जिसके सिर पे ये यूएन खड़ा है, इसके 6 पिलर हैं, ठीक है। अब देखो कौन से हैं ये जो है आपको बताया गया, देखो कि इसको एक ट्रिक के थ्रू आप यूज़ कर सकते हो, जैसे गेस्ट आई, ठीक है। गेस्ट आई में देखो अब यहाँ से सबसे पहले क्या आएगा, एक जनरल असेंबली होती है इसमें, ठीक है, फर्स्ट नंबर पर। सेकंड नंबर पर है देखो यूएन, सबके आगे आएगा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, फिर उसके बाद आएगा यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरीट, ठीक है। फिर आएगा आपको यूएन हर एक के आगे लगेगा इको सोशल काउंसिल, फिर उसके बाद है सिक्योरिटी काउंसिल, फिर उसके बाद है ट्रस्टीशिप काउंसिल, फिर उसके बाद है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये 6 पिलर हैं जो किसको स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, आपके यूएन को। इनके बारे में डिटेल स्टडी है इस चैप्टर के अंदर, और मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये आपकी पूरी बुक का, ठीक है। देन अब इसके अंदर देखो क्या है, आपको बताया कि ये जो है ना आपकी ट्रस्टीशिप काउंसिल है, ये क्या है, डिसकंटिन्यू कर दी गई थी कब, 1994 में, 1 नवंबर 1994 में ये जो है पलाऊ एक कंट्री है, ये इंडिपेंडेंट हो जाती है, उसके बाद इसको क्या है डिसकंटिन्यू कर दिया गया। देन इसके बाद देखो क्या है, सबसे पहले जो है हम यहाँ पे देख रहे हैं जो यूएनजीए है, ठीक है। ये जो जनरल असेंबली है, इसके अंदर टोटल कितने मेंबर है, 193 मेंबर स्टेट है, मतलब इसकी जो मेंबर कंट्रीज हैं 193 हैं, ठीक है। हर एक कंट्री को एक वोट डालने का अधिकार है। अगर एक कंट्री का दूसरी कंट्री से कोई कन्फ्लिक्ट हो जाता है, ठीक है, या वोटिंग करवानी है, तो एक कंट्री एक वोट ही डाल सकती है, हर एक कंट्री को एक वोट डालने का अधिकार है। देन उसके बाद आता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है। अब ये जो सिक्योरिटी काउंसिल है, इसके अंदर आपको क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो इसमें 5 तो परमानेंट मेंबर है और जो 10 हैं वो क्या है, वो नॉन परमानेंट मेंबर है। अब ये जो 5 परमानेंट मेंबर है ये कौन से हैं, ये सारी की सारी पावरफुल कंट्रीज हैं, ठीक है। कौन कौन सी है इसमें, यूएसए है, रशिया है, यूके है, फ्रांस है और चाइना है, ठीक है। ये 5 कंट्री जो हैं वो क्या है, परमानेंट मेंबर हैं, और 10 कंट्री क्या है, नॉन परमानेंट मेंबर रहेंगी, ठीक है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल आ जाएगा ये आपका। देन इसके बाद आ जाता है आपको रिफॉर्म्स ऑफ द यूएन आफ्टर कोल्ड वॉर। अब क्या ये यूनाइटेड नेशन, देखो यहाँ पे इन्होंने बताया कब बनी है, 1949 में बनी है, ठीक है। चल रही है, सारा कुछ चल रहा है काम इसका। देन 1991 में ये फील किया गया कि इसके अंदर कुछ रिफॉर्म लेकर आए, इसके अंदर कुछ चेंज लेकर आने चाहिए, क्योंकि टाइम की डिमांड है ये, ठीक है। तो क्या है, 2 बेसिक रिफॉर्म्स लेकर आनी है। किस किस चीज़ के अंदर रिफॉर्म लेकर आनी है, एक तो है स्ट्रक्चर्स प्रोसेसेस, जो इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसके अंदर कुछ चेंज लेकर आना है, ठीक है। कौन कौन सी चेंज लेकर आना है वो देखते हैं अभी। देन है रिव्यू ऑफ इशूज़ विद इन यूएन ज्यूरिडिक्शन, और एक इसका जो ज्यूरिडिक्शन है, कुछ कहते हैं कि इसको और ज़्यादा पावर दे दो, कुछ कहते हैं कि इसको लिमिट कर दो, तो इस तरीके से कुछ इश्यूज ज्यूरिडिक्शन के लिए भी आए हैं, और इसके स्ट्रक्चरल प्रोसेस को भी चेंज करने की बात की गई है। अब स्ट्रक्चर के अंदर जब प्रोसेस में चेंज करना है, ठीक है, तो क्या क्या कहा गया है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो है ना 5 तो इसके परमानेंट मेंबर है और 10 क्या है, नॉन परमानेंट मेंबर है, तो इनकी जो मतलब कि मतलब संख्या इसको बढ़ाना चाहिए, ठीक है। देन है रिफ्लेक्ट कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, और क्या है आज की जो पॉलिटिक्स है ना, इसके अंदर डिमांड है कि इन कंट्रीज़ के अलावा इसके अंदर और भी कंट्रीज होनी चाहिए, जैसे एशिया, अफ्रीका और साउथ अमेरिका। देन उसके बाद आता है आपको बजटरी, मतलब जो बजट सिस्टम है या एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है इसका, ठीक है, उसके अंदर भी काफ़ी सारे चेंज लेकर आने चाहिए, क्योंकि जो भी कंट्रीज इसकी मेंबर है वो खुश नहीं है, इसलिए वो कहते हैं कि इसके स्ट्रक्चर के अंदर कुछ चेंज आना चाहिए। देन उसके बाद है रिव्यू ऑफ इश्यूज़, मैंने आपको बताया कि ज्यूरिडिक्शन के अंदर भी कुछ क्या कह रहे हैं कि इसको फोकस करना चाहिए जस्ट सिर्फ पीस और सिक्योरिटी के ऊपर, ठीक है। और कुछ कंट्रीज़ कह रही हैं कि कन्फाइंड का मतलब क्या है यहाँ पे, लिमिटेड, कि जो आपकी ज्यूरिडिक्शन है इसको लिमिटेड कर देना चाहिए, ठीक है, कि ये डेवलपमेंट करे, ह्यूमैनिटेरियन वर्क, सिर्फ ह्यूमन बींग के डेवलपमेंट के लिए काम करे, ठीक है। जैसे एनवायरनमेंट है इसके अंदर, ठीक है। देन उसके बाद है एजुकेशन, तीसरे नंबर पर है ह्यूमन राइट, ठीक है। ये एग्जांपल्स हैं जस्ट, और इसमें क्या है आपको फर्स्टली यही बताया गया कि पीस और सिक्योरिटी के ऊपर जो है मतलब मेन फोकस इस पे रहना चाहिए, बट यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ये जो है मतलब लिमिटेड कर देना चाहिए इसकी पावर को। देन अब ये आ जाता है कि ये जो यूनाइटेड नेशन में रिफॉर्म करना है, ठीक है, बता भी दिया कि किन किन चीज़ों में रिफॉर्म करना चाहिए, ठीक है। 2 चीज़ों के बारे में इसने बता दिया है, फिर इसमें और जो है आपका ऐड हो जाता है। देखो इसमें आपको बताया गया है कि जो यूएसएसआर है, ठीक है, कि क्या डिमांड क्या थी उस टाइम पे, जो यूएसएसआर है वो टूट चुका था, ठीक है, और जो यूएसए है वो क्या बन गया, एक तरह से बहुत स्ट्रॉन्ग बन गया। यूएस और यूएसएसआर, मतलब कि अब यूएसएसआर तो रहा नहीं, रशिया बन गया उसका सक्सेसर, तो ये दोनों की अब अच्छी बनने लग जाती है। देन उसके बाद है न्यू कंट्रीज़ जो हैं यूएन की मेंबर बनना स्टार्ट हो जाती हैं, जैसे कि आपको पता ही है, एक तो रशिया था, इधर ईस्टर्न यूरोप था आपका, ठीक है, और इधर क्या था आपका, एशिया था। तो ये तीनों ही मिलकर 15 कंट्रीज़ का ग्रुप बन रहा था। तो ये जब कंट्री इंडिपेंडेंट हो जाती
जाती हैं, अलग हो जाती हैं, ठीक है। तो ये क्या है, यूएन की मेंबर बनना स्टार्ट हो जाती हैं आके। देन उसके बाद है इंडिया चाइना जो है राइज हो रहे हैं एज अ डेवलपिंग कंट्रीज़, ठीक है। देन उसके बाद है जीनोसाइड। जीनोसाइड का मतलब क्या, एक पूरी कम्युनिटी के सारे बंदों को खत्म कर देना, उनको मार देना, उसको बोलते हैं जीनोसाइड। देन उसके बाद है सिविल वॉर। सारी कंट्रीज़ के अंदर अपनी ही कंट्रीज़ में वॉर लग चुकी थी, टेररिज्म बहुत फैल गया था, न्यूक्लियर वेपन बहुत ज़्यादा बड़ी अमाउंट में बढ़ने लगे थे, क्लाइमेट चेंज होने लगा था, एपिडेमिक फैलने लगी थी, ठीक है। एथनिक कन्फ्लिक्ट, अपने अपने कल्चर को लेकर लोग एक दूसरे से लड़ रहे थे। तो इतना सारी मतलब कि प्रॉब्लम्स क्रिएट हो चुकी थी, जिसके कारण हमको क्या फील हुआ कि हमको रिफॉर्म्स लेकर आनी है, किसमें, यूएन के अंदर। इसके मेंबर बढ़ाओ, ठीक है, और इसके काम बढ़ाओ, ताकि क्या है, सारी की सारी कंट्रीज़ इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकें। देन फिर क्या रिफॉर्म्स लेकर आए, देखो क्या बता रहे हैं इसमें। कह रहे हैं कि रिफॉर्म्स फॉर स्ट्रक्चरल प्रोसेस। हमने दो पढ़े ना, एक तो ज्यूरिडिक्शन में और एक स्ट्रक्चर के अंदर प्रोसेस करना है। तो स्ट्रक्चर के अंदर क्या क्या करना है, कह रहे हैं कि 1992 के अंदर, देखो 1991 के अंदर तो क्या डिसइंटीग्रेट हुआ ना यूएसएसआर, और 1992 में क्या है, जनरल असेंबली में अडॉप्ट किया जाता है रेजोल्यूशन, ठीक है। रेजोल्यूशन जब अडॉप्ट हो जाता है तो उसमें क्या कहा जाता है कि जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो कंटेम्प्रेरी अब के टाइम के अकॉर्डिंग नहीं है, जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो अब के टाइम में नहीं है, इसके मेंबर बढ़ाने चाहिए आपको। देन है इसके अंदर बहुत सारी वेस्टर्न वैल्यूज़ घुसी हुई हैं, क्योंकि वो 5 कंट्रीज़ हैं, वो अपनी चलाती हैं, और जो उनका कल्चर है, जो उनका वैल्यूज़ हैं, वो उन्हीं को मेन रखती हैं, ठीक है। और ये ही डोमिनेट करती हैं अदर सारी कंट्रीज़ के ऊपर। देन उसके बाद है लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन। इसमें क्या है कि सारी कंट्रीज़ के धीरे धीरे उनको सबको क्या है, मौका मिलना चाहिए इसके अंदर। देन क्या होता है, 1 जैन 1997 को जो है कोफी अन्नान जो है वो क्या करते हैं, इंक्वायरी फॉर रिफॉर्म्स, एक इंक्वायरी बिठाते हैं, ठीक है। और उसमें ये बताते हैं, ये तय कर देते हैं कि कौन सी कंट्रीज़ जो हैं इसकी मेंबर बन सकती हैं, किसकी, सिक्योरिटी काउंसिल की। तो फर्स्ट क्या है, मेजर इकोनॉमिक पावर होनी चाहिए आपकी कंट्री की, ठीक है। और आपकी कंट्री के अंदर जो मिलिट्री पावर है वो ज़्यादा होनी चाहिए, आपकी पॉपुलेशन ज़्यादा होनी चाहिए, आप डेमोक्रेसी को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हो, ह्यूमन राइट्स को रिस्पेक्ट करते हो, ठीक है। उसके अलावा इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू यूएन बजट, आप यूएन को बजट के अंदर भी हेल्प करते हो। और रिप्रेजेंटेशन ज्योग्राफी, इकोनॉमिक और कल्चरल लेवल के ऊपर आप वर्सेटाइल होनी चाहिए आपकी कंट्री, ठीक है। तो उसमें क्या है, ऐसी कंट्री को हम मेंबर लेंगे। दैन उसके बाद क्या होता है कि इसमें जो इन्होंने क्या है, कोफी अन्नान ने इसमें अपनी लिमिट्स बता दी हैं कि कौन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बन सकता है। देन उसके बाद है 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं इसके अंदर, ठीक है। ये क्या है, 2 साल के लिए इलेक्ट किए जाते हैं, ठीक है। बट इनको एकदम से ही इमीडिएटली जो है हम नहीं कर सकते, हटा नहीं सकते, मतलब ये इमीडिएटली उसी टाइम पे मेंबर नहीं बन सकते दोबारा, कुछ साल ठहर के बन सकते हैं। देन उसके बाद है रिप्रेजेंट द वर्ल्ड, और ये क्या है कि ये पूरे वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करें। बट वो 5 जो कंट्रीज़ इन्होंने ले रखी है ना, जो मतलब कि मोस्ट पावरफुल हैं, वो काम खराब करती हैं यहाँ पे, ठीक है। बट ये जो 10 है, ये मतलब पूरे वर्ल्ड को कवर कर रही हैं। फिर उसके बाद परमानेंट जो मेंबर है उसमें क्या है, वीटो पावर है इनके पास। वीटो पावर क्या है कि 5 जो कंट्रीज़ हैं, ठीक है, अगर इनमें से एक भी, मान लो ये 3 नंबर पे जो कंट्री है ये ना कर देती है, ठीक है, तो वो डिसीजन जो है वो पास ही नहीं होता है, ठीक है। तो इतनी बड़ी पावर है इसके पास, अगर एक कंट्री भी ना कर देगी इसमें तो वो डिसीजन पास ही नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या वीटो पावर मिली हुई है इनको। देन अब ये कह सकते हैं कि ये जो अगर 5 कंट्रीज़ को अगर हम हटाने की बात कर रहे हैं कि इनमें, इनके अंदर चेंज लेकर आना चाहिए या इनको हटा देना चाहिए, इनमें से इनके अंदर नई कंट्रीज़ को ऐड करना चाहिए, तो क्या होगा, विल नॉट एग्री। भी इनमें से ये जो कंट्रीज़ हैं, ये 5 कंट्री क्या इस बात को एक्सेप्ट करेंगी कि एक न्यू मेंबर को ऐड करना चाहिए या नहीं, तो ये कभी भी एग्री नहीं करेंगी, ठीक है। जब ये एग्री नहीं करे, अगर एक भी कंट्री एग्री नहीं करेगी तो वो डिसीजन पास ही नहीं होगा, ठीक है। हम इसको अबॉलिश नहीं कर सकते सिक्योरिटी काउंसिल को। फिर देन तीसरे नंबर पर आ जाएगा लॉस इंटरेस्ट। क्या है कि अगर ये अपना इंटरेस्ट जो है लॉस को खो देंगी ये इसके अंदर, यूएन के अंदर, तो 5 कंट्री, तो क्या हमें एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा जहाँ पे कोई भी कंट्री का किसी भी अदर कंट्री के साथ कन्फ्लिक्ट होता है तो वो कहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो यूएन ही एक ऐसा मतलब सिंगल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। देन उसके बाद इन्होंने एक तो ये अब आ गया स्ट्रक्चर के अंदर चेंज करने की बात की गई है। दूसरा क्या कहा गया, ज्यूरिडिक्शन के अंदर भी क्या है, चेंज किया जाए। 2005 के अंदर क्या इसकी 60th एनिवर्सरी बनाई गई है, जब इसके अंदर क्या बताया गया है, कह रहे क्रिएशन ऑफ पीस बिल्डिंग कमीशन। क्या है कि हम क्या क्रिएट करेंगे, पीस बिल्डिंग कमीशन बनाएंगे, ठीक है। देन उसके बाद है इंटरनेशनल कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोटेक्ट सिटीजन फ्रॉम एट्रोसिटीज़। हम क्या है, प्रोटेक्ट करेंगे ह्यूमन बींग को, ठीक है। अगर उनकी कंट्री के अंदर उनकी सरकार उनको नहीं बचा सकती, ठीक है, कोई भी एट्रोसिटी से उनको कोई भी प्रॉब्लम है तो हम जाके उनकी हेल्प करेंगे। कौन कहता है, ये यूएन कह रहा है। देन उसके बाद क्या है, यूएन यहाँ पे भी क्या कह रहा है कि हम सारे पूरे वर्ल्ड के अंदर क्या है, पीस बना के रखेंगे। देन है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ह्यूमन राइट काउंसिल, तो इन्होंने क्या ह्यूमन राइट काउंसिल भी बनाई हुई है। देन उसके बाद है एग्रीमेंट्स टू अचीव एमडीजी। एमडीजी क्या है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल की मिनिमम जो है, मतलब हर एक चीज़, जैसे एजुकेशन है, हेल्थ है, हर एक मतलब फील्ड में क्या है डेवलपमेंट हम करेंगे। देन उसके बाद है आपको आ जाएगा ये कंडेमनेशन ऑफ टेररिज्म, और अगर टेररिज्म की कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो हम उसका अपोज करेंगे। देन है हम डेमोक्रेसी के लिए क्या है, फंड इकट्ठा करेंगे। देन है उसके बाद विंड अप
ट्रस्टीशिप काउंसिल, और ट्रस्टीशिप काउंसिल जो है 2005 के अंदर जो है बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया गया था इसको, कि ये तो है ही नहीं है। देन इसके बाद ये क्या है, ये सारा का सारा क्या है, मतलब कि रिफॉर्म्स लाने की सोची गई है, ठीक है, कि रिफॉर्म्स लेकर आनी है। देन उसके बाद क्या है, रिफॉर्म्स के लिए सिचुएशन बता दिया कि उस टाइम पे सिचुएशन क्या थी। फिर उसके बाद आपको ये आ जाएगा कि स्ट्रक्चर के अंदर चेंज कैसे कैसे किया जाएगा, ठीक है। फिर कोफी अन्नान क्या है, मतलब इंक्वायरी बिठाते हैं और ये शर्तें लागू कर देते हैं कि अगर आपको सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनना है तो ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। देन अगर हम इनको हटाना चाहेंगे तो क्या हम हटा सकते हैं, या फिर अदर मेंबर को ऐड करना चाहेंगे तो क्या ये कंट्रीज़ एग्री होंगी, तो ये सारा सिनेरियो यहाँ पे बताया गया। फिर ज्यूरिडिक्शन का वर्क आपको बताया गया। देन इसके बाद हम अब आगे देखते हैं। फिर आपको आ जाता है यहाँ पे, देखो जो यूनाइटेड नेशन के हमने यहाँ पे देखा है कि जो है 6 ऑर्गन्स है। तो सबसे पहला जो ऑर्गन क्या है वो है जनरल असेंबली। इसको डिटेल में पढ़ेंगे। जनरल असेंबली में देखो क्या है, और ये 6th वाली पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये क्या है, सस्पेंड हो चुकी है अब, मतलब डिसकंटिन्यू है ये। देन उसके बाद है जनरल असेंबली। जनरल असेंबली में टोटल कितने 193 मेंबर हैं, ठीक है। 2011 के अकॉर्डिंग इसमें 193 जो कंट्रीज़ हैं वो इसकी मेंबर है, और हर एक कंट्री को क्या है, वोट डालने का राइट भी है। अब कह रहे हैं कि अगर कोई बड़े टॉपिक के ऊपर अगर आपको कोई डिसीजन लेना है, ठीक है, तो 1/3 मेजोरिटी आपको मिलनी चाहिए। अगर कोई सिंपल सी बात के लिए, कोई सिंपल सा इशू है, अगर उसके लिए मेजोरिटी चाहिए तो आपको क्या है यहाँ पे जो है सिंपल 51% आपको मेजोरिटी मिलनी चाहिए। देन उसके बाद है नॉन बाइंडिंग डिसीजन। अगर जो जनरल असेंबली है, ठीक है, अगर वो कोई भी डिसीजन देती है, ठीक है, तो ये जो 193 कंट्रीज़ है ना, तो इनकी मर्जी है कि ये इसको माने या ना माने, ठीक है। तो नॉन बाइंडिंग डिसीजन होते हैं किसके, जनरल असेंबली के। आपकी विश आप मानना चाहो तो मान सकते हो, अदरवाइज ना मानो। देन इसके बाद आ जाता है आपको जो सेक्रेटरी जनरल है, ठीक है, जो यूएन के सेक्रेटरी जनरल हैं, ये इंपॉर्टेंट है आपको, ठीक है। कई बार 1 मार्कर में पूछ लेते हैं। जो फर्स्ट थे, ठीक है, जो फर्स्ट थे उनका नाम क्या है, यहाँ पे लिखा है ट्रिगिव लाई, ठीक है। देन उसके बाद जो प्रेजेंट अब में है वो है आपके एंटोनियो गुटरेस, ठीक है, एंटोनियो गुटरेस। ये अब के हैं और ये फर्स्ट हैं। एक तो फर्स्ट पूछ लेते हैं या फिर जो प्रेजेंट में अभी चल रहे हैं उनके बारे में पूछ लेते हैं। तो ये जनरल असेंबली के बारे में है। इसके अलावा और भी हम देख लेते हैं, जैसे कि जनरल असेंबली जो है, ठीक है, इसको भी अब काफ़ी सारे जो हैं ग्रुप पे आगे जो क्या है अपनी रिपोर्ट बना के पेश करते हैं, ठीक है। जो जनरल असेंबली है वो तो मेन एक तरह से नाम हो गया, उसके भी आगे पिलर है, ठीक है। तो ये कुछ इसमें से हम एक जो 2-3 है वो इंपॉर्टेंट वाले रीड करेंगे सारे, एक बार आप रीडिंग ले लेना इसकी, ठीक है। जैसे कि एक तो इसमें से ये है जैसे IAEA, तो इसका मतलब क्या, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ठीक है। फिर उसके बाद आपको आ जाएगा, ये भी इजी है, देखो यहाँ पे UNU, यूनाइटेड नेशन, यू का क्या बन जाएगा, यूनिवर्सिटी, ठीक है। जो इजी है वो कर सकते हो, जैसे WFP, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, जहाँ पे UN है वो यूनाइटेड नेशन आता जाएगा, ठीक है। जैसे DP है तो डेवलपमेंट प्रोग्राम आ जाएगा, ठीक है। EP है तो एनवायरमेंटल प्रोग्राम आ जाएगा। इसी तरीके से आपको आ जाता है यहाँ पे UN एड्स, ठीक है, ज्वाइंट प्रोग्राम ऑन HIV और एड्स, ठीक है, UN यूनाइटेड नेशन, ठीक है, आगे एड्स लिखा हुआ है, यहाँ से आप समझ जाओगे। देन उसके बाद है UNRISD, क्या है, रिसर्च इंस्टीट्यूशन फॉर सोशल डेवलपमेंट, ये आपकी इंपॉर्टेंट है, यूनाइटेड नेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सोशल डेवलपमेंट। देन उसके बाद आपको ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी कि यूनिसेफ, ये चिल्ड्रन के लिए फंड जो है कलेक्ट करती है। अब इसकी फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, ठीक है। ये कब इस्टेब्लिश हुई है, 1946 में। 1947 में इंडिया को इंडिपेंडेंट मिली है, ठीक है, और ये 46 में बन गई थी यूनिसेफ। अब ये क्या करती है, बच्चों के लिए बेटर हेल्थ प्रोवाइड करती है, उनके लिए जो भी चीज़ें नेसेसरी हैं वो प्रोवाइड करती हैं। जैसे कि 193 जो है जनरल असेंबली के मेंबर कंट्री 193 है, तो इनके सारे बच्चों की जिम्मेदारी जो है इनकी होती है, यूनिसेफ वालों की, ठीक है। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, न्यूयॉर्क USA में है, और 193 कंट्रीज़ इसकी मेंबर हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको बताया जो IAEA है, ठीक है, ये अपनी जो रिपोर्ट है, मतलब वो जनरल असेंबली, ठीक है, जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल दोनों को ही अपनी रिपोर्ट बना के पेश करता है, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म क्या आ जाएगी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ठीक है। कब बनी है ये, 1957 में बनी है। देन इसके जो आपको प्रेसिडेंट बताए गए हैं वो हैं देखो प्रेसिडेंट का नेम है यहाँ पे डवाई, ठीक है। फिर उसके बाद है आपको इज़ाइन हावर्स, ठीक है। अब आपको ये देख लेना, थोड़ा सा स्पेलिंग याद कर लेना, EISEN, ठीक है, एजाइन। फिर उसके बाद है हावर, HOWERS, एजाइन हावर, ड्वाइट, यहाँ पे जो T है वो साइलेंट है, ड्वाइट, ठीक है। देन US के प्रेसिडेंट हैं, ठीक है। देन उसके बाद आपको आ जाता है यहाँ पे एटॉमिक पीस प्रपोजल, ये एक प्रपोजल लेकर आते हैं, ठीक है। ये प्रपोजल का नाम क्या है, एटॉमिक पीस प्रपोजल। ये कहते हैं कि ये आप एटॉमिक एनर्जी बनाओ, बट यहाँ पे इन्होंने क्या दे दिया, ओलिव ब्रांचेस दे दिए हैं, बट ये जो आपने मतलब कि एटॉमिक एनर्जी बनाई है ये पीस के लिए बनाओ, ताकि कोई दूसरी कंट्री आपके ऊपर हमला ना करेगी, दूसरी कंट्री को आपसे डर हो कि हाँ कि आपके पास भी न्यूक्लियर पावर है, ठीक है। पीस के लिए इसको बनाओ,
बट इसको मिलिट्री पर्पज़ के लिए ना बनाओ, ये प्रपोजल लेकर आए थे ड्वाइट, ठीक है। देन उसके बाद आ जाता है आपको नेक्स्ट जो है आपकी सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल में क्या है, 5 परमानेंट मेंबर है और 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं। इसमें क्या बताया गया आपको, कौन कौन से आगे इसके जो पिलर हैं, जैसे मिलिट्री स्टाफ कमेटी है, इंटरनेशनल क्राइम ट्राइब है, देन उसके बाद पीस कीपिंग ऑपरेशन आ जाते हैं इसमें, और IAEA जैसे कि ये अभी आपको बताया, ठीक है। ये इसको भी जवाब दिया और इसको भी, ठीक है। सिक्योरिटी काउंसिल, जनरल असेंबली दोनों को ही ये क्या है मतलब रिपोर्ट बनाकर पेश करता है अपनी। देन फिर आ जाता है सेक्रेटरीट। सेक्रेटरीट क्या है, इंटरनेशनल स्टाफ सर्विस ऑर्गन्स, जितने भी ये क्या है 6 ऑर्गन्स हैं, ठीक है। उनके अंदर क्या है मतलब सेक्रेटरीट क्या करते हैं वहाँ पे, मतलब कि एक तरह से स्टाफ को फिल करते हैं जहाँ पे भी स्टाफ को रखना है, ठीक है। जो इसका हेड है वो कौन है, हेड है इसके सेक्रेटरी जनरल। अब ये जो सेक्रेटरी जनरल जो हेड है इसको कौन रखता है, ठीक है। ये जनरल असेंबली क्या है रिकमेंड करती है, रिकमेंड किसके कहने पर करती है, सिक्योरिटी काउंसिल। मतलब मेन तो सिक्योरिटी काउंसिल ही है ना। सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो जनरल असेंबली को बताती है कि किस बंदे को आपने क्या करना है, सेक्रेटरी जनरल चुनना है हेड, ठीक है। और वो 5 साल के लिए चुना जाता है। फिर उसके बाद आ जाती है आपको 4th नंबर पे जो है आपकी ऑर्गन है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसमें क्या आ जाएगा आपको, एक तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, दूसरा सिक्योरिटी काउंसिल है। अब ये क्या है, दोनों को ही मतलब कि रिपोर्ट बनाकर देती है ये, ठीक है। इसके अंदर 15 जजेस रखे जाते हैं, ठीक है। और ये इलेक्ट होते हैं 9 साल के लिए, 9 साल के लिए इनको जो है रखा जाएगा, उसके बाद ये रिटायर होंगे। देन उसके बाद आ जाता है आपको ये जो 9 जजेस अब रखे जाते हैं जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर मेजोरिटी लेकर आते हैं तभी इनको रखा जाएगा। देन उसके बाद जो इनका हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, हैग के अंदर है, नीदरलैंड के अंदर है हैग, ठीक है। 5th नंबर पर आती है आपको इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ठीक है। इसके अंदर क्या है 54 सीट्स, मतलब कि 54 कंट्रीज़ जो हैं इसकी मेंबर है। जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग इनको 54 कंट्रीज़ को चुना गया है, जैसे कि अलग अलग जियोग्राफिकल एरिया से आती हैं ये, ठीक है। इसमें देखो क्या है, ILO इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो इसके अंडर काम करती है, इसके पिलर है। देन उसके बाद है यूनेस्को, इसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वैसे एक बार हम सारी रीड कर लेते हैं। FAO फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है इसमें। यूनेस्को में आ जाएगा यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, मतलब सी के ऊपर जो सारा कंट्रोल रखते हैं। उसके बाद है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। देन उसके बाद आ जाता है इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन, फिर है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें से जो इंपॉर्टेंट है वो हम देख लेते हैं कि क्या है, कई बार शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेते हैं। जैसे वर्ल्ड बैंक है वो कब बना है, 1944 में बना है, ठीक है। देन उसके बाद क्या है, ये किस चीज़ के ऊपर काम करता है, ह्यूमन डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर के ऊपर, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के ऊपर और गवर्नेंस के ऊपर, ठीक है। देन उसके बाद है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। ये क्या करता है, इन सभी कामों के लिए लोन देता है, ठीक है, ग्रांट करता है लोन को, और उसके बदले में क्या कंडीशन रख देता है, कंडीशन ये रखता है कि फ्री मार्केट रिफॉर्म्स लेकर आओ, आप कैपिटलिज्म लेकर आओ, उसके बाद में क्या आपको लोन दूंगा, ठीक है। अदर कंट्रीज़ को कहते हैं ये वर्ल्ड बैंक, ठीक है। देन उसके बाद आ जाता है IMF, ये क्या है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है। ये क्या करते हैं, ये जो भी जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसको क्या करते हैं, ओवरसीज़ करते हैं, मतलब देख रेख करते हैं, ठीक है, किनकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जितने भी। अब इसके अंदर क्या बताया इन्होंने कि 189 जो कंट्रीज़ हैं, ठीक है, वो इसकी मेंबर हैं, ठीक है। और क्या कह रहे हैं कि ये अनइक्वली मतलब कि काम करता है, मतलब इक्वालिटी नहीं रखता है। देन इसके बाद क्या बता रहे हैं कि G7 मेंबर हैं इसके, ठीक है। और ये जो G7 मेंबर हैं, ठीक है, 7 कंट्रीज़ इसकी मेंबर हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रांस, US, ठीक है, UK, कनाडा, जर्मनी, इटली और जापान, ठीक है। अब ये आपका यहाँ पे बन जाता है फुकगी जे, ठीक है। देन उसके बाद आपको आ जाएगा ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये कब बनी है, 1919 में बनी है। देन इसके बाद क्या है, यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और ये कुछ ना मतलब कि हेडक्वार्टर वाला 1 मार्कर क्वेश्चन जरूर पूछते हैं कि ILO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ठीक है, या कोई और इसका पूछ लेंगे, जैसे ये हैग है, ठीक है, हैग किसका आपको बताया था मैंने, जैसे कि कोर्ट ऑफ जस्टिस का, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपको हेडक्वार्टर पूछ लेते हैं कई बार। देन इसके बाद क्या है, ये बता रहे हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का, ये सोशल जस्टिस करती है लेबर के साथ, इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड बनाती है, ठीक है, कि कैपेसिटी के अकॉर्डिंग काम दो मजदूरों को, ठीक है। और प्रोडक्टिव वर्क, मतलब कि प्रोडक्टिव वर्क करो, ऐसे बिना मतलब का कोई काम ना करो, जिससे आपकी मतलब प्रोडक्टिव होना चाहिए, कोई भी काम उसका फ़ायदा होना चाहिए, ठीक है। देन उसके बाद सेफ्टी होनी चाहिए सभी के सभी लेबर वालों को, ठीक है। पैरिटी होनी चाहिए, पे के मामले में इक्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है। सेल्फ रिस्पेक्टफुल कंडीशन होनी चाहिए जहाँ पे वो रह रहे हैं या काम कर रहे हैं, तो मतलब कि उनकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। फिर उसके बाद आ जाता है
यूनेस्को। यूनेस्को मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये जो है 1946 के अंदर जो है बनी है। देन इसका हेडक्वार्टर पेरिस के अंदर है, फ्रांस में, ठीक है। देन इसका एम क्या है, किस चीज़ को प्रमोट करती है, देखो कितने सारे नाम आ गए इसमें, एजुकेशन को भी करती है, ठीक है, और नेचुरल साइंस को करती है, ठीक है, सोसाइटी को प्रमोट करेगी ये। एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी का मतलब क्या है कि ह्यूमन स्टडी करती है ये। देन कल्चर को प्रमोट करती है। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के अंदर बताएगी कि इन्होंने मीडिया को कहा है कि मीडिया इंडिपेंडेंट होना चाहिए, मीडिया के ऊपर किसी का भी प्रेशर नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से यूनेस्को अपना काम कर रही है। देन आ जाएगा आपको WTO, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये कब बना, 95 के अंदर बना है। ये गैट का सक्सेसर है, पहले गैट चला करता था, ठीक है। तो 1995 के बाद WTO इसका नाम रख दिया गया था चेंज करके। जैसे कि जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, ट्रेड आप समझते ही हो, टैरिफ का मतलब होता है टैक्स, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, पहले ये क्या है, एग्रीमेंट साइन किया जाता था कंट्रीज़ के बीच में, अब क्या बन गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसका नाम बन गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, देखो। देन उसके बाद क्या, इसका एम क्या है, सेट्स न्यू रूल्स फॉर ग्लोबल ट्रेड, जो पूरे वर्ल्ड का आपस में ट्रेड चलता है उसके लिए रूल रेगुलेशन बनाना है, ठीक है। बट इसका क्रिटिसाइज़ किया जाता है, क्यों, क्योंकि इसने जो मोस्ट पावरफुल जो कंट्रीज़ हैं, जैसे यूरोपियन यूनियन है, ठीक है, USA है, जापान है, ठीक है, ये इनके फेवर के अंदर ही रूल रेगुलेशन बनाते हैं और नॉन ट्रांसपेरेंट रखते हैं हर एक प्रोसीजर को, इसलिए तो क्या है, मतलब कि ये थोड़ा मतलब बायस्ड होके चलते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है इसके अंदर NGO भी आ जाएंगी, ठीक है। कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं हम, इकोनॉमिक सोशल काउंसिल पढ़ रहे हैं। ये सारे के सारे जो मेन इंपॉर्टेंट इसके ऑर्गेन्स है आगे, ठीक है, इसके पिलर हैं, उनके बारे में पढ़ रहे हैं। कभी शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है ये आपको। देन NGOs के बारे में आ रहा है। NGO की जो फुल फॉर्म है वो क्या है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें जो है एक है आपकी एमनेस्टी इंटरनेशनल, दूसरी है ह्यूमन राइट वॉच। अब ये क्या है, कह रहे हैं ये कंपेन करती है किस चीज़ के लिए, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट, ह्यूमन राइट का जो है प्रोटेक्शन के लिए बात करती है। और ये कहते हैं कि हर एक ह्यूमन बींग की क्या है, रिस्पेक्ट होनी चाहिए। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन हुआ था एक ह्यूमन राइट्स के लिए, उसमें ये बोला गया था, ठीक है, कि हर एक ह्यूमन बींग की जो क्या है रिस्पेक्ट होनी चाहिए। उसके बाद क्या है, जो ह्यूमन राइट्स आर इंटरडिपेंडेंट, कह रहे हैं कि ऐसे नहीं है कि एक दो चीज़ों के अंदर आप उनको मतलब कि फ्री छोड़ दो, हर एक चीज़ जो है, एक चीज़ की फ्रीडम जो है दूसरी के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होती है। देन उसके बाद है ये जो है रिपोर्ट बनाती है, रिसर्च करती है, रिपोर्ट्स वगैरह तैयार करती है, ठीक है। तो सही मतलब लॉजिकली जो है अपना डाटा वगैरह जो है वो क्लियर करती है लोगों के सामने। तो गवर्नमेंट बड़ी इससे मुंह बना के रखती है, फेस मतलब कि सही नहीं दिखाया गया जैसे आपको, मतलब कि ऐसे सैड, मतलब कि सही नहीं है, खुश नहीं है NGO से जो गवर्नमेंट है। तो रिसर्च जो ये है रिसर्च वगैरह करती है, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी रहती है, ठीक है। देन उसके बाद आ जाएगा ह्यूमन राइट वॉच। ये क्या है, लार्जेस्ट ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है USA के अंदर, ठीक है, लार्जेस्ट, वर्ल्ड की लार्जेस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन क्या करती है ये ग्लोबल, ये मीडिया का ध्यान, अटेंशन जो है अट्रैक्ट करती है, कहीं पे भी ह्यूमन राइट्स अब्यूज्ड ना हो रहे हो, कहीं पे भी ह्यूमन बींग को साथ गलत ना हो रहा हो। जैसे बैन कर जो लैंड माइंस है, ठीक है, जहाँ पे माइंस के अंदर अगर बच्चे वगैरह काम कर रहे हैं और हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं तो उस चीज़ को बैन करवाती है, ठीक है। चिल्ड्रन जो सोल्जर्स हैं, ठीक है, उसको मतलब क्या है, उसको बंद करवाया इन्होंने। देन उसके बाद क्या है, इस्टेब्लिश इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। ये एक पहली ऐसी NGO है जिसने खुद की क्या है, क्रिमिनल कोर्ट बना रखी है, ठीक है। ये क्रिमिनल कोर्ट वाला भी क्वेश्चन आपको शॉर्ट में पूछ सकते हैं। देन इसके बाद आपको आ जाता है जो इंडिया है वो UN से क्या चाहता है, क्या रिफॉर्म्स चाहता है, ठीक है। इंडिया कहता है कि चेंज आना चाहिए इसके अंदर, कहता है कि डेवलपमेंट शुड बी सेंट्रल, कह रहे हैं कि जो डेवलपमेंट है ना वो सेंट्रल होनी चाहिए। जो UN का एजेंडा है, एजेंडा क्या है इसका, पीस और सिक्योरिटी है, ठीक है, मतलब कि वो मतलब शुड बी सेंट्रल होना चाहिए। हर एक कंट्री की डेवलपमेंट की बात करें ना, कि ये नहीं है कि 5 कंट्री इन्होंने मेन इंपॉर्टेंट बना रखी है परमानेंट में। तो ये क्या कह रहे हैं कि जनरल असेंबली तो क्या हो रही है, एक्सपेंडिंग हो रही है, बढ़ रही है, उसके मेंबर दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, बट जो आपकी सिक्योरिटी काउंसिल है उसके मेंबर क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये बता रहे हैं कि यहाँ पे देखो 1945 के अंदर कितने मेंबर होते थे, 11 थे। 1945 में 11 थे और 65 में कितने हो गए हैं, 15 हो गए हैं, ठीक है। तो देखो जो परमानेंट थे ना उनकी काउंटिंग सेम रही है, 5 है, और नॉन परमानेंट कितने थे 45 में 6, ठीक है। ये तो बढ़ गए हैं नॉन परमानेंट, ये वहीं के वहीं हैं, ठीक है। फिर 65 में ये 5 रह गए और ये कितने हो गए हैं, 10 हो गए हैं। तो पहले 11 हुआ करते थे, ठीक है, फिर 45 तक, फिर 65 से ये क्या हो गए हैं, अब 15 हो चुके हैं, बट ये संख्या चेंज नहीं हुई है अभी तक। अब कह रहे हैं कि जो परमानेंट मेंबर हैं वो क्या है, इंक्रीज़ होने चाहिए। जो क्या है कि इनका ये 5 कंट्रीज़ का जो डिसीज़न होता है ना वो इफ़ेक्ट करता है सभी अदर कंट्रीज़ को, ठीक है। देन क्या है, मोर डेवलपिंग कंट्रीज़ इसके अंदर आनी चाहिए, ठीक है। अब इंडिया कहता है मेरे को भी जो है सिक्योरिटी काउंसिल का पार्ट बनना है और मेरे पास सारी जो आपने शर्तें रखी हुई हैं वो सिक्योरिटी काउंसिल की, जैसे कि आपने यहाँ पे देखो, मैंने आपको पहले भी बताया कि उन्होंने कुछ शर्तें रखी थी कि
कि ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। कोफी अन्नान ने जो है देखो अडॉप्ट किया था ना रेजोल्यूशन, उसके अंदर बताया कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, तब आप सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर बन सकते हो। तो इंडिया कहता है मैं तो सेकंड मोस्ट पॉपुलर नहीं है, अब तो फर्स्ट नंबर पर आ गया, चाइना को भी पीछे छोड़ दिया इंडिया ने, ठीक है। वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी भी इंडिया के अंदर है, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि यूएन के जो इनिशिएटिव्स हैं पीस कीपिंग, जैसे यूएस और यूएसएसआर दोनों आपस में लड़ते रहते थे, तो पीस कीपिंग में इंडिया जाता था, शांति रखवाने के लिए अपने मेंबर भेजता था, ठीक है। इकोनॉमिक इमरजेंसी, और इकोनॉमी भी इंडिया की दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, ठीक है। रेगुलर फाइनेंस कंट्रीब्यूट, और हम क्या है यूएन को कंट्रीब्यूट भी करते हैं, तो सारी चीज़ें तो अवेलेबल हैं, फिर हम क्यों नहीं मेंबर बन पा रहे हैं। कह रहे हैं कि ईजी नहीं है, क्योंकि इंडिया का पाकिस्तान से क्या है, लड़ाई रहती है, ठीक है। तो इंडिया अपने फेवर में सारे डिसीजन बना लेगा, पाकिस्तान के फेवर में कोई डिसीजन ही नहीं होगा। देन उसके बाद क्या है, ब्राज़ील, जर्मनी, जापान, साउथ अफ्रीका को भी फिर मेंबर बनाना पड़ेगा, ठीक है, अगर इंडिया मेंबर बनता है तो। मिलिट्री कैपेबिलिटी का कोई पता नहीं है। देन उसके बाद है आपको साउथ अफ्रीका और साउथ अमेरिका देखो नॉर्दर्न अमेरिका से तो है, बट साउदर्न अमेरिका और अफ्रीका से कोई भी यूएन का कोई भी मेंबर नहीं है, कोई भी कंट्री मेंबर नहीं है इसकी, ठीक है। देन उसके बाद है इनइफेक्टिव, और ये क्या है, एक तरह से इनइफेक्टिव भी रहा है भी, मतलब इंडिया जो है इनइफेक्टिव रहेगा, कोई ज़्यादा इफेक्टिव रोल प्ले नहीं करेगा अगर इसका मेंबर बन जाता है, ठीक है। देन इसके बाद बताया गया कि यूरोप, नॉर्दर्न अमेरिका और एशिया से जो है इसके कुछ एक मेंबर हैं, जैसे एशिया से चाइना है इसका मेंबर। देन इसके बाद बताया आपको जो यूनाइटेड नेशन है वो यूनिपोलर वर्ल्ड, मतलब कि के अंदर क्या, मतलब देखो आप, जैसे कि हमने स्टार्टिंग से ही हम चैप्टर्स के अंदर पढ़ते आ रहे हैं कि पहले बाइपोलर हुआ करता था, यूएसएसआर, फिर यूएस, ठीक है। फिर यूएस जो है क्या है, सबसे स्ट्रॉन्ग बन गया। अब इसको लगाम कसने के लिए कोई ना कोई तो ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, नहीं तो ये अपनी मनमानी चलाएगा, ठीक है। तो इसलिए क्या है, यूएन बनी है। अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं आपको, ये जो आपको बताया कि यूएस पावर कैन नॉट ईजिली चेक्ड, जो यूएसए है ना इसकी पावर को चेक नहीं किया जा सकता, ये फिर भी पावरफुल है, ये यूएन से भी ऊपर है, ठीक है। कह रहे हैं द ओनली सुपर पावर है ये, ठीक है। मिलिट्री एंड इकोनॉमिक पावर जो है ये जो है इसके पास मिलिट्री और इकोनॉमिक पावर इतनी है कि यूएन को खुद इग्नोर करता है ये, कि कुछ मर्जी करो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता यूएसए को। सिंगल लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है, मतलब कि यूएन को बहुत ज़्यादा पैसा भी देता है ये। देन उसके बाद है अनअटैच्ड फाइनेंशियल पावर, ठीक है। अनमैच्ड मतलब कि किसी के साथ भी इसकी फाइनेंशियल पावर मैच ही नहीं होती, क्योंकि बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है। देन उसके बाद है फिजिकली लोकेटेड इन यूएस टेरिटरी। अब क्या है, जो यूएन का जो मेन ऑफिस है वो वाशिंगटन डीसी के अंदर है, तो वहाँ पे उसके मेंबर आते जाते रहते हैं, ठीक है, वहीं पे ही बैठते हैं, तो फिर जो है वो यूएसए को कुछ नहीं बोल सकते यूएन वाले। फिर उसके बाद है यूएन नेशनल, जो यूएन के जो मतलब मेंबर है ना वो यूएसए की मतलब जो देखो यूएन की ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेसी क्या है, जो उसमें काम करने वाले लोग हैं वो मोस्टली क्या है, वो यूएसए के हैं। तो इस तरीके से भी क्या है, जो मतलब यूएसए जो है इग्नोर करता है यूएन को, ठीक है, क्योंकि मजबूरी है इनकी। फिर उसके बाद है यूएस वीटो पावर, और यूएस के पास क्या वीटो पावर है, वो किसी भी चीज़ के लिए ना बोल सकता है, उसको राइट है। देन उसके बाद आ जाता है आपको परमानेंट मेंबर में, आपको क्या बताया गया कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल इम्पोर्टेंट से, अब यहाँ पे कह रहे हैं कि जो परमानेंट मेंबर है किस चीज़ के, सिक्योरिटी काउंसिल के, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। क्या कह रहे हैं, स्प्लिट द वर्ल्ड, कह रहे हैं कि अगर जो यूएस है, ठीक है, यूएसए है, अगर वो क्या कर दे कि किसी भी यूएन जो है वो किसी कंट्री को कहता है कि आप हमारे साथ आके मिलो, ठीक है, तो क्या है, तो यूएसए तो इसके खिलाफ हो जाएगा, क्योंकि यूएसए क्या है, एक मतलब सिंगल पावर है, सुपर पावर है, ठीक है। तो स्प्लिट हो जाएगा, मतलब कि वर्ल्ड के अंदर क्या है, दो भागों के अंदर डिवाइड हो जाएगा, तो कोई भी यूएसए से पंगा नहीं लेता है, ठीक है। फिर अपोजिशन टू इट्स पॉलिसीज़, कोई भी इसकी पॉलिसीज़ के अपोजिट जाता ही नहीं है, किसके, यूएसए के। देन उसके बाद क्या है, यूएस जो है फिर भी कहता है, मतलब क्रिटिसाइज़ तो करता रहता है यूएन का, किसी ना किसी मुद्दे पे क्रिटिसाइज़ करता है, बट यूएसए कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है ये जो यूएन है ये फिर भी इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। देन उसके बाद क्या है, मतलब कि आपको बताइए कि वाशिंगटन के अंदर इसका हेड ऑफिस है, तो मतलब कुछ नहीं बोल सकते हैं इसको। देन उसके बाद क्या है, इम्परफेक्ट बॉडी, कह रहे हैं कि जो वर्ल्ड है कह रहे हैं कि विदाउट यूएन जो है, यूनाइटेड नेशन जो है, मतलब इसके बिना जो वर्ल्ड है वो सर्वाइव ही नहीं कर सकता, क्योंकि मोस्टली जितने भी डिस्प्यूट है वो यूएन में ही बैठ के सॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद जो आपको आ जाएगा, टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है जिसके कारण एक कंट्री दूसरी कंट्री के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होती जा रही है, ठीक है। इंटरनेशनल कम्युनिटी इंटरेस्ट ब्रॉडली, कहते हैं कि इससे क्या है, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो इंटरेस्ट है ना वो ब्रॉड होता जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है डे बाय डे। तो आई होप आपको चैप्टर समझ में आएगा, बहुत ही ईजी वे में और जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश की है वन शॉट के अंदर, ठीक है। अगर आपको ये अच्छा लगा, समझ में आया, ठीक है, तो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा और कमेंट भी ज़रूर करके जाइएगा अगर आपको समझ में आया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब।